ब्रिटिश शासनकाल में द्वैध शासन कब, कैसे और क्यों? हमें ब्रिटिश शासनकाल में द्वैध शासन के 3 संदर्भ देखने के लिए मिलते हैं। द्वैध शासन के 3 संदर्भ हैं। पहला संदर्भ है बंगाल में द्वैध शासन का, और यह कब से कब प्रभाव में रहा? 1765 से लेकर के 1772 तक। दूसरा संदर्भ हमें मिलता है ब्रिटेन में भारतीय शासन को लेकर के, और यह कब तक प्रभाव में रहा? यह प्रभाव में रहा आपके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से इसकी शुरुआत होती है, और यह प्रभाव में रहा 1858 तक। तीसरा संदर्भ हमें द्वैध शासन का मिलता है भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में 3 संदर्भ हैं ये। अब प्रत्येक संदर्भ पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल में द्वैध शासन क्या था, कैसे था, किन परिस्थितियों में। आ जाइए। पहला है बंगाल में द्वैध शासन, डबल गवर्नमेंट। आपको पता होना चाहिए 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। अधिकार प्राप्त किया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और उसमें यह संयुक्त मोर्चा हार गया था भारत का। संयुक्त मोर्चे में कौन कौन थे? अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, शाह आलम द्वितीय थे, और आपके बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। ये तीनों का संयुक्त मोर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से पराजित हुआ था 1764 में बक्सर के युद्ध में। उसी के परिणाम में चूंकि आप हार गए, तो इलाहाबाद में मुगल बादशाह के साथ संधि की गई और कहा गया कि आप सम्राट हैं, यहाँ के बादशाह हैं, बादशाह बने रहिए, आपकी बादशाहत हम छीनने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में
इनको जो दीवानी का अधिकार दे रखा था वही दीवानी का अधिकार आप हमें दे दीजिए, और जितना ये आपको देते थे उतना हम आपको देंगे। तो अब हारा हुआ बादशाह था, ये क्या कर सकता था, राइट। इसने इस संधि को क्या किया, स्वीकार किया था। तो इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। बस इतना ही काफी है बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को समझने के लिए, यह जानना आपके लिए जरूरी था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक राजनीतिक शक्ति बन गई। राजनीतिक शक्ति के रूप में, यानी यह औपचारिक राजनीतिक शक्ति हो गई। जिस तरह से अन्य देशी रियासतें यानी अन्य जो कमांडर क्षेत्रीय छत्रप हुआ करते थे मुगल यानी साम्राज्य के अंतर्गत, उसी तरह से अब इसको भी बंगाल में यानी आपके दीवानी के अधिकार मिल गए। तो ये एक फॉर्मल पॉलिटिकल पावर हो गई। अब बंगाल के शासन को संभालने के लिए अब लॉर्ड क्लाइव ने अपना दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया उसने कि अगर हम सीधे सीधे यहां शासन करेंगे तो हमें इतनी बड़ी संख्या में हमें एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर हम कहां से लेकर के आएंगे। नेटिव से बात करेंगे तो हमारे लिए लैंग्वेज की समस्या है उनकी बातों को समझने के लिए, और एक साथ ब्रिटेन से इतने प्रशासक हम इमीडिएट नियुक्त करके ला नहीं सकते। तो सबसे बड़ी समस्या तो उसके सामने ये थी। दूसरी समस्या क्या कि अगर मान लीजिए सीधे सीधे शासन को अपने अधीन रखेंगे तो जो अन्य क्षेत्रीय शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्ति, वो उस पर आक्रमण कर सकती हैं, ऐसा उसका सोचना था। तो सीधे सीधे टकराव होगा तो ये हमारी राजनीतिक प्रभुसत्ता जा सकती है, राइट। जैसे मराठे आक्रमण कर सकते हैं, इधर आपके हैदर अली और टीपू सुल्तान, यानी टीपू भी उनके पुत्र हैं, वो भी इस दौर में डेवलप हो ही रहे थे, लेकिन इस दौर में मुख्यतः टीपू के पिता हैदर अली का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो आप देखेंगे कि राजनीतिक प्रभुसत्ता को बचाने के लिए, उसको सुरक्षा कवच देने के लिए इन्होंने एक नया तरीका विकसित किया क्लाइव ने। तो क्लाइव ने क्या किया कि द्वैध शासन की स्थापना की। द्वैध शासन को लागू किया कब? 1765 में। और इस द्वैध शासन के माध्यम से क्या किया इन्होंने कि इसके अंतर्गत शासन के जो विषय हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक है दीवानी मामले। दीवानी मामले का मतलब क्या हुआ? दीवानी मामले के अंतर्गत आएंगे आपके भू राजस्व गाना यानी भूमि कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, और आपका राजस्व प्रशासन यानी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी बात किस में आएंगी? दीवानी मामले में आएंगी। और दूसरा है आपका निजामत। निजामत का मतलब है कानून व्यवस्था नियंत्रण, मुख्यतः लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो इसने क्या तरकीब लगाई क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव ने, कि दीवानी मामले हैं ये तो उसने सीधे सीधे कंपनी के पास रखे, कंपनी के क्षेत्राधिकार में। और ये जो निजामत का कार्य है, ये निजामत का कार्य उसने 53 लाख रुपए वार्षिक ठेके पर किसको दे दिया? बंगाल के नवाब को। यानी बंगाल का नवाब का खुद के वेतन भत्ते हो गए
और उस समय का जो प्रशासन तंत्र था उसमें कितना खर्चा होना है ये रिकॉर्ड तो था ही। उस रिकॉर्ड के आधार पर यह डिसाइड कर दिया बंगाल के नवाब को कि आप नवाबी कीजिए, यहां पर कानून व्यवस्था नियंत्रण को देखिए और आपके लिए 53 लाख पर एannum आपको मिलेगा। लेकिन एक खास बात और थी इसमें कि जो नवाब था इसकी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर छीन ली गई थी। ध्यान रहे, ये जो नवाब है इसके पास सैन्य और वित्तीय शक्ति छीन ली गई थी इसकी, क्योंकि अगर इसके पास सैन्य शक्ति होगी तो ये तो फिर वास्तविक शासक हो जाएगा। और वित्तीय शक्ति, भाई जब राजस्व के मैटर जब आपके पास नहीं है तो वित्तीय शक्ति भी आपकी छिन गई। तो ये मैटर किसको देखना है? नवाब को देखना है, और ये मैटर कंपनी स्वयं देखेगी इसे। इस वाली व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैध शासन कहते हैं। और ये कब से कब तक रहा? 1765 से लेकर के 1772 तक ये प्रभाव में रहा बंगाल के अंतर्गत। तो ये पहला संदर्भ है द्वैध शासन का ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल को लेकर के। आ जाइए अब इसको एक और इसके बारे में एक तथ्य जानिए कि बंगाल का ये जो द्वैध शासन था, ध्यान से आप समझिएगा कि ये जो दीवानी मामले थे, तो दीवानी मामले में अब फिर इसने दिमाग लगाया, क्लाइव ने दिमाग क्या लगाया कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है, जैसे आपका पूर्वी बंगाल हो गया, पूर्वी बंगला जहां आप वर्तमान जो बांग्लादेश है उस वाले एरिया को आप मान करके चलिए, तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इसने क्या किया कि मोहम्मद रजा खां को उप दीवान नियुक्त कर दिया। और जो हिंदू बाहुल क्षेत्र थे, और हिंदू बाहुल क्षेत्र में कौन कौन आएगा? जैसे आपका उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ये वाला जो एरिया है ये आपका हिंदू बहुल क्षेत्र उस समय हुआ था। तो यहां पर इन्होंने जो हिंदू राजा था यानी राजा सिताब राय को उप दीवान बना दिया। अब ये उप दीवान हैं, ये आपके नवाब के नियंत्रण में काम नहीं करेंगे। नवाब के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त होकर के ये सीधे सीधे किसके अधीन काम कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी पूरा राजस्व वसूल करेंगे ये, और राजस्व वसूली में नवाब के नियंत्रण के अधीन जो पूरा प्रशासन तंत्र है वो इनकी सहायता करेगा, राइट। और ये जो पूरा रेवेन्यू कलेक्शन होगा ये सीधे किसके खजाने में जाएगा? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जाएगा। साथ ही उस पैसे में से 53 लाख रुपए वार्षिक किसको दिए जाएंगे? नवाब को दिए जाएंगे, जिसका काम है कानून व्यवस्था को संभालना। इस वाली व्यवस्था को बंगाल में द्वैध शासन कहते हैं। क्यों अपनाया गया था? कंपनी की राजनीतिक प्रभुसत्ता को सुरक्षा कवच देने के लिए, ताकि देशी जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनसे सीधे सीधे टकराव को रोका जा सके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में ब्रिटेन से एक साथ प्रशासक नहीं लाए जा सकते थे। तीसरी बात, आपके सामने एक भाषा की समस्या थी, कम्युनिकेशन की। चौथी, आपके साथ एक और समस्या थी, समस्या यह थी कि अगर आप सीधे सीधे शासन करेंगे तो जो यूरोप की अन्य कंपनियां अभी भारत में बिजनेस कर रही हैं तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं देंगी। वो कहेंगी कि भाई आप भी वहां से आए, हम भी वहां से आए, ठीक है, आपने यहां के हस्तक्षेप करके और यहां राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली है तो ठीक है, कर ली है, हम तुमको टैक्स नहीं देंगे, हम तुमको मानते ही नहीं है कि तुम यहां के राजा हो। यहां के राजा तो भाई मुगल हैं या यहां के जो देशी रजवाड़े हैं वो यहां के राजा हैं, तुम कहां से राजा हो गए। यानी वो राजत्व को नहीं स्वीकार करती, तो इनके साथ तनाव हो सकता था। लेकिन अगर नवाब रहेगा फ्रंट पर तो नवाब के माध्यम से ये जो अन्य जो कंपनियां हैं यूरोप की उनसे भी ये टैक्स ले सकते थे। इन वजहों से इस शासन को अपनाया गया था, इसे द्वैध शासन कहा है बंगाल में। यह पहला संदर्भ है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि बंगाल में क्या द्वैध शासन सफल रहा? तो इस प्रश्न का उत्तर है
कि यह पूरी तरह से विफल रहा, यह सफल नहीं रहा था। क्या रहा था? यह 1772 तक प्रभाव में रहा और यह पूर्णतः कैसे रहा? पूर्णतः असफल। और इसके बारे में एक यह बात कही जाती है कि बंगाल में जो द्वैध शासन था उसमें ऐसे दो शासक थे कि जिसके पास उत्तरदायित्व था उसके पास प्राधिकार नहीं था, और जिसके पास प्राधिकार था उसके पास उत्तरदायित्व नहीं था। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला पॉइंट इसमें क्या बनेगा? यानी बंगाल का ये जो द्वैध शासन है ये फेल क्यों हुआ? तो बंगाल का ये जो द्वैध शासन है ये कैसा था? जिसके पास उत्तरदायित्व था उसको प्राधिकार नहीं। और ये कौन था? नवाब। इसलिए नवाब 1770 के जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसमें कोई मदद नहीं कर पाया था। दूसरे, जिसके पास प्राधिकार था यानी पावर थी उसके पास कोई उत्तरदायित्व नहीं था। उत्तरदायित्व नहीं था। और यह किसकी स्थिति थी? ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति थी। यह था बंगाल का द्वैध शासन। अब आइए दूसरा संदर्भ। दूसरा संदर्भ कहां में देखने के लिए मिलता है हमें द्वैध शासन का? दूसरा संदर्भ है आपका ब्रिटेन में भारत के शासन को लेकर के, शासन को लेकर द्वैध शासन ये कैसे स्टैब्लिश हुआ था और कब तक प्रभाव में था? ये तो ध्यान से समझिएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद ने पारित किया था इस पिट्स इंडिया एक्ट को। तो 1784 के इस पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के कार्य थे कंपनी के कार्यों को स्पष्ट रूप से दो भागों में बांट दिया। एक भाग क्या था? एक भाग था राजनीतिक एवं प्रशासनिक यानी स्टेट अफेयर, और दूसरा था उसके व्यापारिक। तो जो व्यापारिक कार्य हैं जिनके लिए वो 1600 ईस्वी से ही ब्रिटिश सरकार से चार्टर एक्ट के माध्यम से एक मोनोपोली का अधिकार लेकर के आए हुए थे व्यापार करने के लिए, तो मूलतः तो व्यापारी कंपनी थी। तो ये व्यापार के मामले में पूरी तरह से इन्हें क्या रखा गया? स्वतंत्र रखा गया कि भाई इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। आप ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेड करने के लिए आप चार्टर एक्ट के माध्यम से आप विशेषाधिकार लेकर के आए थे वहां से, ठीक है, आप इसमें व्यापार करते रहिए, जैसे आप करते हैं वैसे कीजिए, इसमें ब्रिटिश सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन जो राजनीतिक प्रशासनिक कार्य हैं, चूंकि ये तो स्टेट अफेयर हैं और आप तो प्राइवेट कंपनी हैं, तो ऑलरेडी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से नियंत्रण करना शुरू कर दिया था इन सब मामलों में ब्रिटिश सरकार ने। तो उसी पर एक कदम और आगे बढ़ा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। क्या कहा कि ये जो राजनीतिक प्रशासनिक मामले हैं, इन राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में अब आप स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। आपको राजनीतिक प्रशासनिक जो मामले हैं इसमें ब्रिटिश सरकार के नियंत्रक मंडल
किसके? नियंत्रक मंडल के निर्देशन और नियंत्रण में आपको राजनीतिक प्रशासनिक कार्य करने हैं। यानी इस पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से एक नियंत्रक मंडल का गठन किया गया और इस नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य होते थे। इन 6 सदस्यों में एक जो सदस्य था वो था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जिसे ब्रिटेन का वित्त मंत्री आप कह सकते हैं। चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक्सचेकर। दूसरा, ब्रिटेन का उस समय एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करता था पूरे राज्य का, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इसका मेंबर होगा, यानी मुख्य सचिव इसका सदस्य होगा। और तीसरे, शेष जो 4 सदस्य हैं वो राजा द्वारा प्रिवी काउंसिल से मनोनीत किए जाएंगे या नियुक्त किए जाएंगे। यह था आपका नियंत्रक मंडल। लेकिन ध्यान रहे, इस नियंत्रक मंडल को नियंत्रण निर्देशन की शक्ति दी गई थी। किसको? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। यानी यह नियंत्रक मंडल क्या करेगा? निर्देशन देगा, नियंत्रण करेगा। किसको? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसका कि प्रतिवर्ष चुनाव होता था 1/4 सदस्यों का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बोल दिया था कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या 24 होगी, जिसमें कार्यकाल 4 वर्ष होगा प्रत्येक सदस्य का, लेकिन प्रतिवर्ष 1/4 इसमें से अवकाश प्राप्त करेंगे। और यह कंपनी को चलाने का काम करता है। मुख्यतः कंपनी के फैसले यही लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भारत के अंदर क्या कर रहा है? व्यापारिक गतिविधियां कर रहा है और स्टेट अफेयर भी कर रहा है। तो क्या कहा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से कि ये जो कंपनी है अपने इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से व्यापारिक मामलों में स्वतंत्र है, आप जैसा चाहें वैसा आप करें, लेकिन राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में हमारे द्वारा गठित इस नियंत्रक मंडल के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या थी? एग्जीक्यूटिव पावर थी। क्या थी? एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, लेकिन इस एग्जीक्यूटिव पावर को गाइड कौन कर सकता है? करने का अधिकार किसको दे दिया? इस नियंत्रक मंडल को। लेकिन इस नियंत्रक मंडल को स्वतंत्र कार्यपालिक शक्ति नहीं दी गई थी। यानी यह नियंत्रक मंडल कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग करेगा, वो किसके माध्यम से करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ही करेगा, यह डायरेक्ट नहीं कर सकता। इसी को ब्रिटेन में भारतीय शासन को लेकर के द्वैध शासन कहा जाता है। इसी को ब्रिटेन में भारतीय शासन को लेकर के द्वैध शासन की संज्ञा दी जाती है। यह दूसरा संदर्भ है आपका द्वैध शासन का। और यह कब तक चला था? यह 1858 तक, 1858 तक यह प्रभाव में रहा। 58 तक प्रभाव में रहा। 1858 के एक्ट से भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया था। क्राउन के
अधीन कर दिया था और इसका प्रभाव यह था कि बोर्ड ऑफ जो नियंत्रक मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था 1784 वाला, उसको भंग कर दिया और अब ब्रिटेन में भारत के शासन को लेकर के द्वैध शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। और उसकी जगह पर जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ और नियंत्रक मंडल हुआ, इन दोनों की शक्ति एक दूसरी संस्था को दे दी गई। उस संस्था का नाम रखा गया 1858 के एक्ट से भारत परिषद अधिनियम, जिसका बॉस होता था भारत मंत्री, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। तो 1858 में जाकर के यह समाप्त हुआ। दूसरा संदर्भ यह है द्वैध शासन का। अब आइए तीसरा संदर्भ। द्वैध शासन का तीसरा संदर्भ हमें देखने के लिए मिलता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। प्रांतों में द्वैध शासन, और यह कब से कब तक प्रभाव में रहा था? तो 1 अप्रैल, यह भी क्वेश्चन आता है प्री में, 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक प्रभाव में रहा था। 1 अप्रैल 1937 पर यह समाप्त इसलिए हो गया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था और पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। तो अब 1919 के अधिनियम से पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन जो स्थापित हुआ था, प्रांतों में, ब्रिटिश प्रांतों में, तो वो क्या था? तो इसके तहत क्या था कि जो प्रांतीय विषय थे, ध्यान से समझिएगा, इस द्वैध शासन के अंतर्गत जो प्रांतीय विषय थे, इनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग क्या कहलाया? आरक्षित विषय। आरक्षित विषय, आरक्षित विषय में किसको रखा गया? तो ध्यान दीजिएगा, आरक्षित विषय किसके पास रहेंगे? ब्रिटिश सरकार के पास रहेंगे। उसका सीधे सीधे नियंत्रण होना चाहिए इस पर। तो ये जो आरक्षित विषय हैं, इन पर जो शासन होगा वो प्रांतीय गवर्नर अपने पार्षदों के माध्यम से, कार्यकारी पार्षदों की सहायता से शासन का संचालन करेंगे। यानी जो आरक्षित विषय की सूची है, इसमें जो विषय हैं उनसे संबंधित शासन व्यवस्था का संचालन प्रांतीय गवर्नर अपने द्वारा मनोनीत कार्यकारी पार्षदों के माध्यम से शासन का संचालन करेंगे। ये तो ये हो गया। दूसरा था आपके हस्तांतरित विषय। ये हस्तांतरित विषय के बारे में क्या कहा गया कि इन हस्तांतरित विषय में जो भी आइटम्स इसमें डाले गए हैं, विषय होंगे, उन विषयों पर प्रांतीय गवर्नर चुने हुए प्रतिनिधियों में से मंत्रियों को मनोनीत करके उनकी सहायता से शासन का संचालन करेंगे। यानी प्रांतीय गवर्नर चुने हुए प्रतिनिधियों में से नियुक्त मंत्रियों की सहायता से शासन करेंगे। इसी को प्रांतों में द्वैध शासन कहा जाता है। यानी 2 शासक हो गए, डबल गवर्नमेंट हो गई। यानी एक कौन हो गई? कार्यकारी पार्षद जो आरक्षित विषयों के मामले में गवर्नर को सहायता दे रहे हैं,
और दूसरे कौन हो गए? हस्तांतरित विषय, जिसमें चुनी हुई जो मंत्री परिषद है वो प्रांतीय गवर्नर को सहायता दे रही है शासन का संचालन करने के लिए। इसी को प्रांतों में द्वैध शासन कहा जाता है। अब इसमें एक प्रश्न और आता है। प्रश्न यह आता है कि आरक्षित विषय में किन किन को शामिल किया गया। तो अगर आरक्षित विषय में अगर विषयों की बात करें तो जैसी बात है कि इसमें ऐसे विषयों को शामिल किया जाएगा जो साम्राज्य के लिए विशेष महत्व रखते हैं। साम्राज्य के लिए विशेष महत्व क्या रखेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात रखेगी उसके लिए भूमि कर। भाई उस समय सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था, तो भूमि कर किसके पास रहेगा? आरक्षित विषय में रहेगा। अच्छा, वित्त है वो किस में रहेगा? आरक्षित विषय में रहेगा। न्याय किस में रहेगा? आरक्षित विषय में रहेगा। कानून व्यवस्था नियंत्रण वो किस में रहेगा? आरक्षित विषय में रहेगा। अगर इस विषय को मंत्रियों को सौंप देंगे तो फिर इनके शासन का क्या मतलब है? इनको तो यहां से उखड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया। पुलिस को किस में रखेंगे आप? आरक्षित विषय में रखेंगे। पुलिस आपके मंत्रियों के नियंत्रण में नहीं होगी। अब हस्तांतरित विषय में किसको शामिल करेंगे? तो हस्तांतरित विषय में शामिल करेंगे आप कृषि को, कि भाई कृषि विकास वगैरह कीजिए, राइट। आप इसमें किसको शामिल करेंगे? स्वास्थ्य को। आपने किसको शामिल किया इसमें? स्थानीय स्वशासन को। किसको? स्थानीय स्वशासन जैसे विषयों को आपने इसमें शामिल किया हस्तांतरित विषय की लिस्ट में। तो ध्यान से आप समझिएगा, इस व्यवस्था को प्रांतों में द्वैध शासन कहते हैं। और यह भी क्या रहा? विफल रहा। यह भी सफल नहीं रहा था, यह भी विफल रहा। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह था ब्रिटिश शासनकाल में द्वैध शासन। तो ब्रिटिश शासनकाल में नटशेल में आपको बताता हूं, ब्रिटिश शासनकाल में द्वैध शासन के 3 संदर्भ हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक, बंगाल में द्वैध शासन जो क्लाइव ने लगाया था 1765 में, और जिसमें दीवानी मामले हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और निजामत के कार्य हैं वो नवाब के पास। लेकिन नवाब के पास एग्जीक्यूटिव पावर को अगर बात करेंगे तो वहां उसके पास सैन्य शक्ति नहीं थी और वित्तीय शक्ति नहीं थी, इसलिए उसके पास उत्तरदायित्व तो था लेकिन प्राधिकार नहीं। कंपनी के पास प्राधिकार था क्योंकि पूरा राजस्व उसके पास आ रहा है, लेकिन उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं है उसके पास। तो यानी बिना उत्तरदायित्व के प्राधिकार वाला द्वैध शासन था बंगाल में 1765 से लेकर के 1772 तक प्रभाव में रहा। दूसरा संदर्भ मिलता है द्वैध शासन का ब्रिटेन के अंतर्गत भारतीय शासन को लेकर के, जो कि 1784 से लेकर के 1858 तक रहा। और उसमें 2 शासक कौन हो गए? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया और दूसरा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल निर्देशन देगा, कंट्रोल करेगा किसको? आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। यह व्यवस्था चलती रही 1858 तक। 1858 के एक्ट से खत्म हो गई। प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 से लागू किया गया, राइट। और यह कब प्रभाव में आया? 1 अप्रैल 1921 से। और कब तक प्रभाव में रहा? 1 अप्रैल 1937 तक। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर प्रांतीय गवर्नर अपने द्वारा नियुक्त कार्यकारी पार्षद हैं उनकी सहायता से शासन चलाएगा, और जो हस्तांतरित विषय हैं उन पर चुने हुए मंत्रियों के माध्यम से शासन का संचालन करेगा। यह था द्वैध शासन के बारे में अपडेट। आशा करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।